जब हम अपने आसपास देखते हैं या सुनते हैं किसी से कि किसी की जो लाइफ है वो बिल्कुल बुरी चल रही है, वो अपनी शादीशुदा लाइफ में खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस रिश्ते को छोड़ते नहीं है, उस शादी को निभाते रहते हैं। आखिर क्यों वो लोग उस रिश्ते को निभाते रहते हैं, छोड़ नहीं पाते? आज हम इसी पर डिस्कस कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सरिता सेलवाल। जब किसी को पता लगता है कि किसी लड़की के साथ या कई बार लड़कों के साथ बुरा हो रहा है, तो फिर भी वो छोड़ नहीं रहे हैं, तो सामने वाला इंसान सवाल उठाता है कि आखिर छोड़ क्यों नहीं देते। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। आज हम उन रीजंस पर बात करेंगे जिनकी वजह से वो उस अब्यूजिंग लाइफ को छोड़ नहीं पाते हैं। नंबर 1 पर आता है कि ऐसे जो लोग हैं उनको पता नहीं होता कि उनके साथ गलत हो रहा है। जब उनके साथ ताने मारे जाते हैं, मजाक उड़ाया जाता है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको आदत हो चुकी है। उन्हें नहीं पता कि उनके साथ गलत हो रहा है। कई बार वाइफ़ अपने हस्बैंड्स को बहुत ज़्यादा सुनाती है कि तुम पैसे नहीं कमा पाते, तुम मुझे खुश नहीं रख पा रहे हो। तो इस तरह की बातें सुनने के बाद भी वो बिल्कुल नॉर्मल महसूस भी करते हैं और हमें नॉर्मल दिखते भी हैं। ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके लिए वो चीज़ें नॉर्मलाइज़ हो गई हैं और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। और नंबर 2 पर आता है सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस जो है वो उनका पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। जब उनको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि आपको कोई ताने मार रहा है, यहाँ तक कि गाली-गलौज कर रहा है और वो चीज़ आपको हर्ट नहीं कर रही है, आपको अंदर तक उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और आपका कॉन्फिडेंस इसलिए ख़त्म हो गया कि आपको अब ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। मान लीजिए एक लड़की है तो उसे ये लगेगा कि अगर मैंने इस लड़के को, अपने हस्बैंड को छोड़ा, तो इसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब मैं क्या करूँगी? मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो इस तरह का जो कॉन्फिडेंस है वो आपका लाइफ पार्टनर है, वो आपके मेंटली आपके ऊपर इस तरह की बातें करता है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और आपको लगता है आप कुछ नहीं कर सकते। और नंबर 3 पर आता है कि जब वो आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, ऐसा बिहेवियर के बाद आपका लाइफ पार्टनर आपसे माफ़ी मांगता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मैंने इसे नहीं खुश किया तो ये फिर कोई बड़ा डिसीजन ले सकती है, यानी कि वो अलग होने का डिसीजन। इसलिए वो नहीं चाहते, जो अब्यूजिंग आपका लाइफ पार्टनर है वो नहीं चाहता कि आप उससे अलग हो जाएं। इसीलिए वो माफ़ी मांगकर आपको फिर खुश करने की कोशिश करता है और प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करूँगा। और जो सिंपल एक पार्टनर होता है जिसे नहीं पता कि वो आपके माइंड के साथ खेल रहा है, और वो इसे माफ़ कर देता है और सोचता है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। और नंबर 4 पर कि ऐसा जो इंसान है जो फंसा हुआ है शादी में, चाहे वो लड़का है या लड़की, तो उसे लगता है कि अगर मैंने यहाँ से डिवोर्स लिया, इसे छोड़ दिया तो क्या फ़ायदा होगा? सामने वाला इंसान, जब मैं दूसरी बार शादी करूँगा तो ऐसा ही मिलेगा, वो लड़का ऐसा ही मिलेगा, तो फिर मुझे क्या फ़ायदा यहाँ से जाने के बाद? इसीलिए अच्छा है कि मैं इसी शादी को निभाती रहूँ, और वही शादी को निभाती रहती हैं। और नंबर 5 पर कि ऐसे जो रिश्ते हैं उनको अगर आप तोड़ते हैं तो समाज का एक प्रेशर आपके ऊपर रहता है कि लोग कहेंगे देखो इससे घर नहीं बसाया गया, और ये प्रेशर लड़कियों पर स्पेशली ज़्यादा होता है। जब एक लड़का डिवोर्स का डिसीज़न लेता है तो उसके बारे में लोग उतनी बात नहीं बनाएंगे, लेकिन जब लड़की डिसीज़न लेती है और अपने घर जाती है तो उनके पेरेंट्स की परवरिश पर भी उंगली उठती है और उनके करैक्टर पर, यानी उनके साथ जो किया जाता है, इसके लिए लड़कियां बहुत हद तक कोशिश करती है कि वो इस रिश्ते को निभाएं। नंबर 6 कि ऐसे लोग जो अब्यूज़ को सहती हैं, वो अपने लाइफ पार्टनर को जब वो गुस्सा करते हैं, यानी कि गाली गलौज भी करते हैं, तो उसको ब्लेम खुद के ऊपर लेते हैं कि मैंने इन्हें गुस्सा दिलाया, इसकी वजह से ऐसा कर रही हैं। वाइफ कहेंगी कि मैंने कपड़े प्रेस नहीं किए थे, इस वजह से उन्हें गुस्सा आया, खाना टाइम पर नहीं दिया इसलिए गुस्सा आया, इसीलिए उन्होंने मुझे गुस्सा किया। तो ये रीज़न नहीं है कि आप काम टाइम पर नहीं कर पा रही है तो वो आपको गुस्सा करें। लेकिन जो खुद को जब आप ब्लेम लेने लगती हैं तो उसकी वजह से सामने वाले को आपने फ्री कर दिया है कि उसका तो कोई दोष ही नहीं है, सारे दोष आपके हैं। इसी वजह से भी वो इस रिश्ते में बनी भी रहती हैं, बल्कि खुद को ही दोषी मानती रहती हैं। नंबर 7 कि ऐसे जो लोग हैं जो अपनी लाइफ में प्रताड़ित हैं, दुखी हैं, वो समझती हैं कि जो मेरा लाइफ पार्टनर है वो एक दिन बदल जाएगा, मेरी अच्छाई, मेरा प्यार उसे बदल देगा। और ये जो प्यार से बदल सकते हैं की सोच है, हमारे पेरेंट्स ही हमें ये बताते आए हैं कि आप अपने प्यार से किसी को बदल सकते हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं होता। जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी के लोग होते हैं वो कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, कभी भी अपने आप में सुधार नहीं करते, चाहे आप अपनी पूरी लाइफ उनके पीछे बर्बाद कर देते हैं। नंबर 8 पर आता है कि ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर अपने आप को खुश दिखाते हैं, दूसरों के सामने बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो इस तरह का जब एक हेल्दी रिलेशनशिप जब वो किसी का देखती हैं तो उन्हें लगता है कि मैं अपनी बातें क्यों दूसरों को बताऊं,
क्यों ना मैं भी ये दिखाऊं कि मैं बहुत खुश हूँ। और कहीं ना कहीं वो शो ऑफ करने के लिए वो अपने अंदर की बातें अपने अंदर दबा कर रखती है और बाहर किसी को नहीं बताती। अगर वो किसी से शेयर नहीं करेगी तो किसी से एडवाइस भी नहीं ले सकती। और जब अपने घर वालों के साथ भी आप एक दोगलापन रखने लगते हैं, एडवाइस नहीं लेते या अपने दिल की बातें नहीं बताते, तो इंसान अंदर ही अंदर घुटता रहता है, उसका कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है। नंबर 9 पर आता है कि लड़कियों को जब डिवोर्स का डिसीज़न लेती है तो उनकी फैमिली मोस्टली उनका साथ नहीं देती। वो बोलती हैं कि बेटे वहीं बने रहो, क्या फ़ायदा है, कुछ नहीं मिलने वाला, तुम हम पर एक बोझ बन जाओगी, तुम्हारी लाइफ मुश्किल हो जाएगी। और इस तरह की बातें करके लड़की को समझाया जाता है। लेकिन जब लड़का डिसीज़न लेता है डिवोर्स का तो उसकी पूरी फैमिली उसका साथ देती है। तो इस वजह से बेटियाँ, आपकी बेटियाँ उस रिश्ते में फंसी रहती हैं जब आप उनका साथ नहीं देते हैं। लास्ट नंबर 10 पर आता है कि बच्चे और एक औरत का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना होना। जब वो अपने पैसे नहीं कमा सकती तो वो अपने बच्चों को कैसे उसका परवरिश करेगी, कैसे वो घर लेगी, जो उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। अगर वो पेरेंट्स के घर जाती है तो पेरेंट्स कितने सालों तक जिंदा रहेंगे, उनके बाद उसका कोई नहीं रहता। भाई भाभी खासकर इस तरह के रिश्ते आपको लंबे टाइम तक तो साथ नहीं दे सकते, इसलिए वो अकेली हो जाती है। और इसी अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर वो वहाँ पड़ी रहती है, वहाँ रहती है, उसमें एडजस्ट करती रहती है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है कि वो बच्चों को कैसे पालेगी या फिर बच्चों के ऊपर इस चीज़ का कितना बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए ज़्यादातर जो शादियां हैं उसके पीछे जो रीज़न होता है कि बच्चे हो गए। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बच्चे पैदा कर लो सब ठीक हो जाएगा। अगर शादी अच्छी नहीं चल रही तो बच्चे पैदा कर लो। लेकिन असल में बच्चे पैदा करने से आप एक बंध जाते हैं, जिस तरह से इस तरह से कि बेड़ियाँ आपको एक दूसरे को जोड़ कर रखती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि शादी के बाद सब ठीक हो जाता है, बल्कि शादी के बाद आप इतने मजबूर हो जाते हैं कि उस रिश्ते को निभाते रहते हैं। इसीलिए मैं स्पेशली लड़कियों से ये कहती हूँ कि अपने पैरों पर खड़े होइए। शादी करने से पहले ज़रूरी है कि आप अपने पैरों पर खड़ी हो, ताकि शादी के बाद आप खुद के डिसीजन ले सकें। जो लड़की बैसाखी के सहारे चलती है, यानी कि जब हम शादी से पहले अपने फादर की बैसाखी रखते हैं, शादी के बाद हस्बैंड आपकी बैसाखी बन जाता है। जब तक आप बैसाखी के सहारे चलेंगी तो आप फिर कैसे दौड़ सकती हैं, आप अपने डिसीजन किस तरह से ले सकती है। जब तक आप बैसाखियों का सहारा नहीं छोड़ेंगी, अपने दम पर अपने डिसीजन नहीं ले पाएंगी। अपने पैरों पर खड़े होकर आप अपने लिए अपनी खुशियों के बारे में सोचें। जब आप उस रिश्ते में खुश नहीं हैं तो आप अपनी लाइफ को ख़त्म कर रही हैं, अपने आप को ख़त्म कर रही हैं। ज़रूरी है जब आप सहन नहीं कर पा रही हैं तो उस रिश्ते से बाहर निकलें। ये सही वक्त पर इस डिसीज़न का लिया जाना ज़्यादा ज़रूरी है। आज आप समझ पाए होंगे कि क्यों वो लोग उस शादी से बाहर नहीं निकल पाते। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लोगों की सोच बदलने के लिए यूज़फुल हो सकता है तो इसे शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।